हेलो एवरीवन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर, देन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत से टॉपिक है। तो इस जो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कई बी पार्ट होंगे। तो हम लोग एक एक करके एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे इजीली। और मैं यहाँ स्लाइड के माध्यम से, इसमें मैंने कई सी इमेज और साथ में थ्योरी भी है, उसके द्वारा आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा एक एक टॉपिक कि कैसे क्या डीएनए का स्ट्रक्चर है। और साथ में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको अगर बताया जाए थ्योरी के साथ में तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए टाइम नहीं बर्बाद करते हैं और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज़ में जो ये पहला वीडियो है इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए क्या है, डीएनए कहाँ से मतलब डीएनए की जो लोकेशन है कहाँ पर है, स्ट्रक्चर क्या है, किसने दिया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट है डीएनए से, सबसे पहले यहाँ पर उन्हीं को देखते हैं। उसके बाद में मैं आपको विस्तृत डायग्राम से सब बताऊँगा उसकी लोकेशन और क्या है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कि न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ द डीएनए आरएनए आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनमें डीएनए जो है मोस्टली जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। एंड आल्सो आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन द केस ऑफ वायरस। देखिए, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है कुछ वायरसेस में। और आरएनए मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर, और आरएनए मोस्टली मैसेंजर की तरह वर्क करता है, मैसेज कन्वे करता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डीएनए है क्या। देखिए, अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं तो ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, मैं साइड में यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये एक सेल है, एनिमल सेल या प्लांट सेल कोई भी हो सकती है। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, मैं थोड़ा यहाँ से बाहर बड़ा बना रहा हूँ। इस न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन का नेटवर्क होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये क्रोमेटिन का नेटवर्क जब सेल डिवाइड होती है तो उस स्टेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बाद में फाइनली सेल डिवाइड हो जाती है। तो प्रोफेज हो गया, देन आफ्टर मेटाफेज हो गया। तो उस समय ये जो क्रोमेटिन का नेटवर्क है ये कंडेंस क्रोमोजोम, मतलब क्लियर ऐसे क्रोमोजोम के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि डीएनए की लोकेशन कहाँ पर है। हम लोग डीएनए तो स्टडी कर लेते हैं लेकिन उसकी लोकेशन के बारे में नहीं जान पाते कि डीएनए है कहाँ एग्जैक्ट। तो डीएनए यही न्यूक्लियस के ही अंदर स्थित है और जो वो क्रोमेटिन से बना है। ओके, तो अब डीएनए का जो मेन स्ट्रक्चर है कि वो क्रोमेटिन से बना है, बाद में मतलब डीएनए। तो डीएनए के आइसोलेट कैसे होता है, क्या डीएनए क्रोमोसोम पर है या क्रोमोसोम डीएनए बना, दे आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑलवेज गेट कन्फ्यूज। तो सिंपल कुछ नहीं है। क्रोमोसोम जैसे आप समझो कि कोई गर्ल्स है, उसकी जो चोटियाँ होती हैं उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो वैसा ही डीएनए है। तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बना होता है। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको यहाँ पर पहले बता रहा हूँ। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा सा यहाँ डायग्राम क्लियर नहीं लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरा बताने का प्रयास करूँगा। आप सिंपल से ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसमें ये आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है पूरा। और ये क्रोमोसोम कहाँ, ये न्यूक्लियस के अंदर जो मैंने बना दिया है। और न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, ये पूरा अगर सपोज दैट मान लीजिए सेल के अंदर। ओके, आप समझ गए होंगे। अब इस क्रोमोसोम को आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया। अब इस क्रोमोसोम में देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया था। ये इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जब अलग करते हैं तो जब बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में अलग कर लेंगे तो आपको ये देखिए बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होंगी। ये छोटी छोटी जो बॉल्स दिख रही हैं, ये इस तरीके। और बाद में ये बॉल नहीं है, इनको बोलते हैं सिंपल सा न्यूक्लियोसोम। ये क्या है, सिंपल सी न्यूक्लियोसोम है। इस तरीके से होता है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि न्यूक्लियोसोम क्या है। तो इसमें ऑक्टामेर 8 प्रोटीन लगी रहती हैं।
इस तरीके का होता है, इसके नीचे 4 होती हैं, तो ये न्यूक्लियोसोम है। और न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ, ये आप जो देख रहे हैं, इसी न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ ये डीएनए लिपटा हुआ रहता है। तो यही डबल हेलिकल डीएनए आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो आई थिंक मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम को जब ओपन किया तो उसमें बहुत से न्यूक्लियोसोम निकले, उनके चारों तरफ ये डीएनए लिपटा रहता है, व्रेप्ड आउट रहता है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है डीएनए की, कि डीएनए एग्जैक्टली है कहाँ पर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में अगली स्लाइड की तरफ हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा हम स्लाइड ये आपको देखिए, ये क्या है डीएनए। देखिए अल्टीमेटली डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, सिंपल सा ये पॉइंट है। फर्स्ट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड हैं जो आपस में ज्वाइंटेड रहते हैं, ये ज्वाइंट रहते हैं सब, ठीक। तो यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो एक डीएनए के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रही है, पूरी चेन एक डीएनए का मॉलिक्यूल। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आगे, मैं आपको क्लियर करूँगा। अगला पॉइंट है डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए दोनों जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। यहाँ पर अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, नेक्स्ट स्लाइड में वो है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो न्यूक्लियोटाइड में बेटा 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा होगा, दूसरा आपका शुगर हो गया ये, और तीसरा आपका बेस हो गया, ठीक है। तो ये जब तीनों स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही ये कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जुड़ के कंटिन्यूसली ज्वाइन होके एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बना देते हैं। यही आपका क्या है, डीएनए की तरह कार्य करता है। तो आप बिल्कुल समझ जाइए। बाकी आगे जो इसका स्ट्रक्चर है मैं आपको बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ें थी मैंने बता दी। अगली साइड की हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें वही है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब वही जो ऊपर मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो बेसिक न्यूक्लियोटाइड में देखिए 3 कंपोनेंट यहाँ सेपरेटली दिया भी गया है। नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में आप ध्यान से देखिएगा राइबोज शुगर होती है आरएनए के केस में, और डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है डीएनए के केस में, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बिल्कुल अभी मैंने कहा था ना, मैं वीडियो के बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है। तो टाइड तो आपने पता चल गया कि ये जो तीनों कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों ग्रुप मिलके नाइट्रोजनस का न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा, यही फॉस्फेट ग्रुप बार बार रिपीट किया है, नाइट्रोजनस बेस और ये शुगर। देखिए बताने का मेन एम ये है कि आप लोग कंफ्यूज ना हों, इसलिए डायग्राम मैंने कई ले रखे हैं। कई डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हों। इसके बाद में सिंपल सा अब आ जाते हैं एक एक कंपोनेंट के बारे में। हाँ मैंने अभी बताया था न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा मैं स्लाइड कर लूँ फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए न्यूक्लियोटाइड में सिंपल से ये तीनों चीज़ें होती है, तो ये तो आपको पता है। न्यूक्लियोटाइड में, जबकि न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियोसाइड की जब बात की जाए, तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, यानी एक हो गया नाइट्रोजनस बेस और दूसरा आपका हो गया पेंटोज शुगर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये डिफरेंस क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी ये भी आता है कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलके क्या बनाएंगे, तो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, और जब फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो इसको आप बिल्कुल क्लियरली बार बार रिपीट करके वीडियो सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस डायग्राम को मैं जूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने बताया था नाइट्रोजनस बेस, वो कितने टाइप के होते हैं तो उसका दिया गया है। तो नाइट्रोजनस जो बेस हैं 2 टाइप के हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में जो बेस हैं वो हैं एडेनिन और ग्वानिन, उसका स्ट्रक्चर ये दिया गया। ये डबल
रिंग मॉलिक्यूल्स हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। देन आफ्टर जो पिरिमिडीन है वो साइटोसिन और थाइमिन है डीएनए के केस में, और यूरेसिल है आरएनए के केस में। तीनों के डायग्राम यहाँ पर ये दिए गए हैं, मैं जूम कर दे रहा हूँ तो आप डायग्राम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं ये, ठीक है। ये डायग्राम है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ओके, तो ये बेस के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इतने बेस होते हैं डीएनए और आरएनए के केस में। उसके बाद में डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फिर इसमें देखिए हर स्ट्रक्चर में कोई ना कोई क्वेश्चन है पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर में, तो आपको मैं एक एक पॉइंट अलग अलग ब्रेक करके बता रहा हूँ कि अगर बेस की बात आए तो ये चीज़ होगा, ये क्या होगा, तो कहीं से भी ये रहता कि मिस ना होने पाए क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू ए एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ग्लाइकोसिटिक जो लिंकेज है वो कहाँ पर होता है। तो आप देखिएगा मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये नाइट्रोजनस बेस है और जब ये शुगर से अटैच्ड होता है तो पेंटोज शुगर होती है, तो शुगर का ये जो पहला कार्बन आपको दिख रहा होगा फर्स्ट, इस पहले कार्बन से जो नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है कोई भी हो, वो एडेनिन हो, ग्वानिन हो, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, तो इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा भी गया। इसके बाद नेक्स्ट ये पूरा फॉर्मेशन है कि न्यूक्लियोसाइड आरएनए के केस में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड मैंने बताया था बेस प्लस शुगर, और न्यूक्लियोसाइड अगर डीएनए के केस में होगा तो क्या उसे हम कहा जाएगा। तो देखिए ये सिंपल सा है, आरएनए के केस में सिंपल सा बोलेंगे एडेनोसाइन, ग्वाइनोसाइन, साइटिडीन और यूरिडीन। देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि एडेनोसाइन ग्वाइनोसाइन के बाद में अगर ऑप्शन साइटोसाइन आ जाता तो वो गलत मतलब टिक कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। डीएनए के केस में सिंपल सा क्या होगा, डीएनए केस में होगा डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन, डीऑक्सी साइटिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। ओके, तो ये कब स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर दिया जब बेस और शुगर जुड़े, जब बेस प्लस शुगर ऐड हो तब ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सिंपल सा देखिए दिया भी गया। इसके बाद अगला क्या है, जब बेस शुगर और फास्फेट हो तो उसको क्या बोल देते हैं, फिर से वही न्यूक्लियोटाइड यानी डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोटाइड, और वही स्ट्रक्चर यहाँ पर तीनों फिर दिए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये मॉलिक्यूलर स्लाइड है पूरी, इसमें आई थिंक एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी वन बाई वन। देखिए होता क्या है कि इन आरएनए ईच न्यूक्लियोटाइड हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप एट सेकेंड पोजीशन ऑफ राइबोस। देखिए डीएनए और आरएनए में जो आपकी शुगर है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस है। राइबोस के केस में जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर है और डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबोस शुगर है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। देखिए जो मैं आपको यहाँ डिफरेंसेस बता रहा हूँ बेटा उन्हें नोट करते रहिएगा। देखिए ये जो राइबोस शुगर है यहाँ पर सिंपल से क्या है कि आरएनए के केस में यहाँ बाकी तो सब डीएनए आरएनए में सेम रहता है, ठीक है, लेकिन आरएनए के केस में यहाँ पर OH हो जाता है, जबकि डीएनए के केस में यहाँ पर क्या रहेगा, H रहेगा, OH नहीं रहेगा। यही डिफरेंस है। फिर से सुन लीजिए, आरएनए के केस में ये जो सेकेंड पोजीशन पर कार्बन से जुड़ा OH रहेगा, जबकि डीएनए के केस में सेकेंड पोजीशन पर कार्बन से जुड़ा H रहता है। यही डिफरेंस है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया गया है। देखिए न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा है 1 2, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो ये बॉन्ड लगा दैट इज कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अभी इसका डिटेल स्ट्रक्चर नीचे आएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये जितने ये बैकबोन का फॉर्मेशन करता है, मतलब डीएनए की जो बैकबोन होती है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर डीएनए की जब डिस्कवरी हुई उससे रिलेटेड ये स्लाइड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप लोगों ने ये साइंटिस्ट के नेम सुने होंगे लेकिन इनका कंट्री इनका इमेज नहीं देखी होगी, तो वो मैंने यहाँ पर ट्राई किया कि आप लोगों को। देखिए सबसे पहले जो फेडरिक मैसेंजर थे 1869 में, उन्होंने डीएनए का आइडेंटिफाई किया, उन्होंने न्यूक्लिन कहा था। देखिए हम लोगों ने अभी तक डीएनए आप लोग जानते हो कि वाटसन एंड क्रिक्स ने को डिस्कवर किया था, बस नो, उससे पहले भी डीएनए की डिस्कवरी हो चुकी थी, उसी के बारे में है।
देन आफ्टर जो वॉटसन और क्रिक्स थे, उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, और ये जो डबल हेलिकल मॉडल था वो बी डीएनए था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वॉटसन और क्रिक्स ने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो कैसा था, तो बी डीएनए था। देखिए मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप देखिएगा एग्जाम में इनसे ही पूछा जाएगा, तो इन क्वेश्चन को या तो प्रॉपर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में वॉटसन और क्रिक्स ने जो टेक्निक यूज़ की थी, ठीक है, वो थी एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा उन्होंने ये अपना किया था। उसके पहले विल्किंसन और फ्रैंकलिन थे, उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया था। ठीक है, देन आफ्टर फ्रेडरिक मैसेंजर थे, वही ऊपर वाली स्लाइड नीचे रिपीट हो गई है। ठीक, तो अब आप लोग ये साइंटिस्ट देख लीजिए तो ये आपको पता चल जाएगा। देखिए ये मैसेंजर हैं, ये उसके बाद में ये वॉटसन क्रिक्स हैं, इन्हें डबल हेलिकल मॉडल दिया था बी डीएनए, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और ये विल्किंसन और फ्रैंकलिन हैं, फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ये सारे साइंटिस्ट हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यहाँ पर से डीएनए के बारे में डिटेल स्टडी है। देखिए डीएनए में सिंपल से क्या होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। देखिए एक चेन ये हो गई, एक चेन ये हो गई, मैं बता भी रहा हूँ। राइट हैंडेड फैशन में ये अटैच रहता है, ये देखिए राइट हैंडेड फैशन में। इसके बाद जो डीएनए की पिच है, पिच का मतलब देखिए समझिए, ये जो आपको दी गई है विथ ये वाली, इसको एक टर्न बोलते हैं। ये इस तरीके से, मतलब इस तरीके से, इस एक टर्न की जो लेंथ है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा आई थिंक, मुझे लगता है आते हैं। तो ये जो इसको अगर एंगस्ट्रॉन में लेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉन इसकी लेंथ है, और इसी को अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो बस डेसिमल एक पॉइंट पहले तो 3.4 हो जाएगा। एक पिच में या एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। मतलब ये जो डबल डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है इस तरीके से, तो इसमें एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। ठीक, 10 होते हैं बेस पेयर। ठीक है, तो इस प्रकार जो दो बेस पेयर की दूरी होगी वो कितनी होगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, तो वो नैनोमीटर में हो जाएगी 0.34 और एंगस्ट्रॉन में हो जाएगी 3.4। तो इस ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेम स्लाइड है, चलिए। इसके बाद में ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या है, जो बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म ऑफ शुगर एंड फास्फेट। देखिए जो बैकबोन है वो शुगर और फास्फेट की होती है। ठीक है, बैकबोन मतलब होता है जो बैक साइड में ये शुगर और फास्फेट लगे रहते हैं। ठीक है, द बेस इज प्रोजेक्ट इनसाइड, बेस अंदर की ओर होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब बेस हैं। द टू चैन हैव एंटी पैरेलल, देखिए डीएनए की जो ये दोनों चैन होती है, जैसे जैसे एक ये बनी है और एक दूसरी चैन है ये एंटी पैरेलल, अगर इसका ये एंड 5 होगा तो इसी का दूसरा एंड इधर कितना होगा, 3 होगा, और इसी का अपोजिट ये 5 होगा तो इसका ये जो दूसरा होगा क्या होगा, 3। तो इसी को बोलते हैं एंटी पोलर, पोलैरिटी डिफरेंस होती है। अगर एक स्टैंड 5-3 होगा तो दूसरा 3-5 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए में जो बेस पेयर हैं जिनके बारे में मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, ये बेस पेयर का अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड में बेस आपस में कम्युनिकेट रहते हैं, जॉइंटेड रहते हैं। ये देखिए बेस आपस में हैं। ठीक है, या आप इधर देख लीजिए, मैं स्लाइड यहाँ पर बना दे रहा हूँ, जैसे ये है। ठीक है, तो एक ये तो ये अगर एडनिन है तो इधर थाइमिन होगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे जॉइंटेड रहते हैं, इसी स्लाइड में है। तो इस तरीके से ये जो बेस पेयर, इसी को बेस पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो दोनों बेस पेयर हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट रहते हैं। ठीक है, इनमें एडनिन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एडनिन ऑलवेज ज्वाइंड बाय थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए एडनिन और थाइमिन के बीच में डबली बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए मैं जहाँ से बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, उनको ध्यान से सुनिए, उनको नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो
प्यूरिन हमेशा प्यूरिमिडिन के अपोजिट। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूँ। देखिए, अगर ये होता है, एक मिनट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए के केस की बात कर रहा हूँ। ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए इधर डायग्राम में बना दे रहा हूँ सिंपल सा। ये देखिए, सपोज दैट कि इधर अगर एडनिन है तो उसके अपोजिट क्या है, टी, तो इधर दूसरे स्टैंड पर क्या होगा, थाइमिन होगा। और अगर इस स्टैंड पर थाइमिन है तो इसके अपोजिट क्या होगा, एडनिन। ठीक है, मतलब ऑलवेज एडनिन ज्वाइंट विद थाइमिन या थाइमिन ज्वाइंटेड विद एडनिन, यही होगा। अगर इस एडनिन इस स्ट्रैंड पर साइटोसिन है तो इधर इसके अपोजिट क्या जुड़ेगा, ग्वानिन। और अगर इधर ग्वानिन है तो इधर क्या होगा, साइटोसिन। यानी जी ऑलवेज ज्वाइंट विद सी या सी ऑलवेज ज्वाइंट विद जी, यानी ए एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा या थाइमिन एडेनिन से, और ग्वानिन साइटोसिन से या साइटोसिन ग्वानिन से। यही आपस में एक दूसरे से एंटी पैरेलल स्टैंड पर कम्युनिकेट रहेंगे। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में ये थे साइंटिस्ट चारगाफ, एक इन्होंने लॉ दिया था और ये भी बहुत पूछा जाता है। आई थिंक मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है चारगाफ रूल। अधिकांश मोस्टली कंपटीशन में पूछा जाता है और क्लास 12 के स्टूडेंट या नीट या जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो उससे और ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलती है। जैसा कि सारे यूट्यूबर्स कहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि कितना ही अच्छा प्रिपरेशन करके, कितना इफेक्टिव मटेरियल लाके आपको बताया जा सके जिससे इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप पढ़ते तो बहुत कुछ, स्टडी बहुत करते हो, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं ये लगता कि मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें अच्छी तरीके से बता सकूँ, यही मेरा प्रयास रहता है। ठीक है, यही मेरे इस चैनल का भी प्रयास है। पहले बेसिक चीज़ें अगर क्लियर हो जाएंगी आपको तो हायर चीज़ें लेवल आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या बताया था चारगाफ ने कि जो एडेनिन और ग्वानिन है का जो मतलब ये रेशियो, ये वो थाइमिन और साइटोसिन के इक्वल होता है, या एडेनिन प्लस ग्वानिन ऑब्लिक थाइमिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 1। ये दोनों फार्मूले आप बेटा लर्न कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है और इसमें जब ऑप्शन आता है तो वो कन्फ्यूज़न में गलत हो जाता है। मैं इसको बता रहा हूँ कैसे। जैसे ये डबल बॉन्डेड है ये, तो यहाँ पर एडेनिन है तो इधर थाइमिन होगा, अगर इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन होगा। तो देखिए जो इस स्ट्रैंड पर एडेनिन ग्वानिन है वो बेटा इस स्ट्रैंड पर थाइमिन और साइटोसिन के ही तो इक्वल होगा। तो वही तो फार्मूला यहाँ पर दिया गया है ये कि ए प्लस जी, ये वाला ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी, या इसके नीचे ऑब्लिक में लिया है ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू 1। तो बोथ formula is too important for your examination, so please remember it. Then after कुछ important points एग्ज़ाम के से कि जो एक वायरस है दैट इज़ कॉल्ड 5174, इसमें टोटल जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो कितने होते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड। देन आफ्टर बैक्टीरियोफेज क्या, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, दैट वायरस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो उसी का एक है लैम्डा बैक्टीरियोफेज। इसमें बेसिस होते हैं 48,502। ठीक, ई कोलाई बैक्टीरिया में होते हैं 4.6 इंटू 10⁻6, और जो ह्यूमन डीएनए है उसमें होते हैं 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ओके, तो हैप्लॉइड क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये एक सेल है ह्यूमन सेल, इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है उसके अंदर ओवरऑल जो क्रोमोसोम होंगे कितने होंगे, एक ह्यूमन सेल में 46 होते हैं। तो इन 46 क्रोमोसोम को अगर बाहर निकाल दो तो ये इस तरीके से हम अरेंज कर लेते हैं, यानी इस साइड में 23 क्रोमोसोम होंगे और इस साइड में भी। ठीक है, तो एक साइड के ये जो 23 क्रोमोसोम हैं दैट आर कॉल्ड हैप्लॉइड, इसे जीनोम भी बोलते हैं। तो इस हैप्लॉइड, ये जो पूरा सेट था 23 का, इस पर जब इसके डीएनए को निकाल के बेस पेयर काउंट किए गए तो वो बेटा बेस पेयर कितने आए हैं यहाँ पर, वो आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 10⁻9। ठीक है, ये हैप्लॉइड कंटेंट है। अगर डिप्लॉइड पूछा था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये भी पूछा जाता है।
तो आई थिंक यहाँ से भी MCQ बनते हैं ये पूरी स्लाइड से, ठीक है। तो आज मैंने जो आप लोगों को ये DNA का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में डिस्कस किया, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको ट्राई करूँगा आंसर देने का। और इसके बाद में जो अगली स्लाइड है या अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें DNA के जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो DNA कैसे पूरा फॉर्म हुआ है और उसमें जो कार्बन कंटेंट जुड़े हैं उनके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे कौन किस कार्बन से क्या क्या अटैच्ड है। ये जो मैंने बताया भी था ना, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि ये जो न्यूक्लियोसोम मैंने बताया था वही न्यूक्लियोसोम का ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। ऊपर जो मैंने बताया था बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये H1 प्रोटीन है यहाँ पर, ये जो H1 प्रोटीन है और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये DNA है। तो ऐसे ही ये सारे न्यूक्लियोसोम हैं, इनके चारों तरफ ये DNA है, ठीक है। और ये ऑक्टामर होता है, ये 8 प्रोटीन होती हैं, H1A, H2B, H3 ऐसे करके H4। तो ये ऑक्टामर प्रोटीन होती हैं, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अगर ठीक लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।